अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जब हम इंडिया में मदरसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें एक बहुत ही लो इंफ्रास्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बरामदे में बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, और वो कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर रहे हैं। और वो बच्चे नीचे ज़मीन चटाई में बैठे हुए हैं और करीब 40-50 बच्चों में एक उस्ताद मोहतरम है। और ये बच्चे फजर से फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा, पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये वो बच्चे हैं जो खाने के लिए लाइन में लग रहे हैं। ये बच्चे असर से मगरिब तक खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए भी उनके पास महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सोते ज़मीन पे है। सब कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये बच्चे सरवाइव कर रहे हैं और अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं। मोटी मोटी हमारे जहन में यही बात आती है, और इस बात के साथ ये भी एसोसिएटेड होती है कि इन बच्चों में अक्सर बच्चों के पेरेंट्स फाइनेंशियली वीक है, यानी कि सोसाइटी के जो फाइनेंशियली वीकर सेगमेंट है उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि ये बच्चे आगे चल के दुनियावी एतबार में बहुत ज़्यादा कुछ अर्न करने वाले नहीं हैं। ये लोग अपने सीने में कुरान मजीद को महफूज रखेंगे, इल्म दीन सीखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाने वाले, यानी कि अगेन ये लोग सोसाइटी के एक वीकर सेगमेंट में ही रहेंगे। और इसका वजह क्या है? इनके तालीम में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आगे चल के सोसाइटी के लिए कोई वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा सके, या फिर वो सोसाइटी को ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा सके जिसको वो खुद मोनेटाइज कर सके और अच्छे अमाउंट में मोनेटाइज कर सके। ऐसी कोई चीज़ इनके तालीम में है ही नहीं। अच्छा, ये सुन के हमें मदरसा के बारे में एक बहुत ही सिंपथी वाला एक इमेज बनता है, और यही वजह है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जैसे कि यूपी और आसाम के जो गवर्नमेंट्स हैं वो मदरसे के अगेंस्ट में काफ़ी सख्त स्टेप्स ले रही है और उसको मॉडर्नाइज करने के आड़ में उनको नुकसान ही पहुंचा रही है। और इसके पीछे भी हम जानते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मदरसे के ऊपर ये तान कर सके। और हमें लगता है कि बस चलो इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि ये तो मुस्लिम सोसाइटी के सिर्फ 2% बच्चे ही जा रहे हैं, और ये बच्चे अगर मदरसे में नहीं जाते हैं तो शायद कहीं गली नुक्कड़ में बैठ के कहीं सिगरेट पी रहे होते हैं या कोई गलत काम कर रहे होते हैं। तो चलो उससे अच्छा है कि ये मदरसे में जाके कुछ तो पढ़ ले रहे हैं, एक अच्छा इंसान तो बन ही जा रहे हैं, हुस्न अखलाक के मालिक तो बन रहे हैं। इतने से ही हम मुतमईन हो जाते हैं और इतने को ही हम मदरसे का अल्टीमेट गोल समझने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है मदरसा हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या आपको पता है मदरसा ही प्राइम सोर्स ऑफ एजुकेशन रहा है 1000 साल से। मदरसा का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, बल्कि मदरसा का मतलब ही है एजुकेशन सिस्टम। अब्बासी खिलाफत के ज़माने में मकतब और मदरसे का वो निज़ाम शुरू हुआ जिसके बाद से बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े थिंकर्स जो है वो मकतब और मदरसे से ही पढ़ के आगे फारिग हुए हैं। जो भी सोशल सर्विस वाले बड़े बड़े गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं जिनको आज हम IAS IPS कहते हैं, ये भी 1000 साल तक मदरसे से पास आउट होने वाले बच्चे ही इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे और यही लोग सिलेक्ट होते थे। यही वजह है कि आज हम काजी जिनको हम बहुत ही महदूद लिमिटेशन में ला कर रख देते हैं, मुफ्ती जो कि सिर्फ मुसलमानों को फतवे देते हैं, इनका एरिया बहुत वास्ट था, बहुत वाइड था। ये लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बड़े बड़े पोस्टों में बैठा करते थे। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इंडिया में मदरसों के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जिसके लिए मदरसे जाने जाते हैं दैट इज रिलीजियस एजुकेशन। बिलाशुबा मदरसे ने ही दीन के झंडे को उठाए रखा है। और आज इस वीडियो में चूंकि हम सिर्फ इंडिया की ही बात करने वाले हैं, तो बेशक मदरसों ने इस्लाम को इंडिया में अगर बचा के रखा हुआ है, कुरान की, हदीस की तालीमात और फ़िक़्ह की यानी कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और तफसीलुल कुरान, इन सब चीज़ों का अगर वजूद बचा हुआ है इंडिया में तो ये मदरसों की वजह से ही है। और ये चीज़ आज भी कायम और दायम है, और ये मदरसों का सबसे वाइटल, सबसे बड़ा रोल रहा है जो ये अभी भी निभा रहे हैं। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर। मदरसों ने ना सिर्फ इल्मी एतबार से इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को बचाए रखा हुआ है, हमारे जनरेशन्स से आज तक दीन को लाए हैं, बल्कि जो हमारे इस्लामिक कल्चर है उसको भी सेफ गार्ड किए हैं। क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं उसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। और जब हम 1000 साल से एक हिंदू सोसाइटी में रह रहे हैं तो बिलाशुबा हम अपने अंदर में बहुत सारे ऐसी आदतें पाते हैं जो कि दरअसल हमें हिंदुओं से मिली हुई हैं। जैसे कि शादी में
में दहेज का और बारात का जो सिस्टम है, इसका इस्लाम में कोई वजूद नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हमने अपने एतराफ़ में लोगों को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हुए देखा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रसूमात है जो हमने हिंदुओं से सीखी है, लेकिन हमें यहाँ पे शुक्रगुजार होना पड़ेगा हमारे मदरसा सिस्टम का, जिसने हमें अभी तक बचाए रखा हुआ है, हमारी आइडेंटिटी अभी तक बची हुई है। अदरवाइज होना तो ये था कि इतने सालों में हम इनके साथ ऐसे घुल मिल जाते कि पता भी ना चलता कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। तो हमारे जो कल्चर को सेव करने में भी मदरसों का बहुत ज़्यादा वाइटल रोल रहा है। तीसरा रोल जो मदरसों का है, जिसको हम कभी भी झुटला नहीं सकते हैं, दैट इज स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस। बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स हुए हैं जो कि दरअसल इंडिया से वजूद में आए हैं और जिनका इन्फ्लुएंस पूरी की पूरी दुनिया में है। मिसाल के तौर पर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तबलीगी जमात को फाउंड किया, जिसका इन्फ्लुएंस आज पूरी दुनिया में है। मिसाल के तौर पर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देवबंदी मूवमेंट को बहुत उरूज तक पहुंचाए हैं, जिनकी किताबें उम्मत के लिए रहबरी का सबब बनता है। जैसे मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जमात इस्लामी को फाउंड किया और आज ये बहुत बड़ा वाइटल रोल इंडिया में भी और हमारे पड़ोस के मुल्कों में भी प्ले कर रहा है। उसी तरीके से हम मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं भुला सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर में भी है। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस हैं जो हमारे इंडिया के मदरसों से पास आउट होने वाले उलेमाओं ने शुरू किए हैं और जिसका इन्फ्लुएंस पूरी की पूरी दुनिया में हमें आज नज़र आती है। चौथा मदरसों का कंट्रीब्यूशन जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, अगरचे ये आज के डेट में हमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं देखने को मिलती है, मगर आप जान के बहुत ज़्यादा खुश और हैरान होंगे कि मदरसे सिर्फ मुसलमानों के तालीमगाह नहीं हुआ करती थी, बल्कि हिंदुओं में जो दानिशमंद और पैसे वाले होते थे वो आज से 100 साल पहले अपने बच्चों को भी मदरसे में भेजा करते थे। जिनकी बड़ी मिसालों में से राजा राम मोहन रॉय है, मुंशी प्रेमचंद है। ऐसे इंडियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म का काम किया है, जिन्होंने लिटरेचर में इतने काम किए हैं जो कि मुस्लिम नहीं हैं और उन्होंने अपने बुनियादी बेसिक तालीमात जो है वो मदरसों में हासिल की थी। पांचवा कंट्रीब्यूशन जो हमें मदरसों की तरफ से देखने को मिलती है वो ये है कि मदरसे ना सिर्फ दीनी तालीम देने तक महदूद रही है बल्कि सोशल सर्विस करने में भी बहुत आगे रही है। और इसके कुछ मिसाल आज के डेट में भी हमें देखने को मिलती है, जैसे अल अमीन मदरसा जो कोलकाता में है, दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलूम जो लखनऊ में है और जमीयत अल अंसार जो मुंबई में है। ये ऐसे मदरसे हैं जो फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ हॉस्पिटल्स चलाते हैं, क्लिनिक्स चलाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं, लाइब्रेरीज चलाते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस चलाते हैं। ये लोग ख़ास तौर पर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे सिलाई की और कंप्यूटर ट्रेनिंग की। और नेचुरल डिजास्टर में जैसे बाढ़ में, भूकंप में, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का बहुत वाइटल रोल रहता है रेस्क्यू में। यानी कि रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के साथ साथ ये लोग एज ए एनजीओ भी काम करते हैं। तो ये वो सोशल सर्विसेज है जो आज भी हमें हमारे देश में दिखता है, मिलता है। छठा और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में एज ए होल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में मदरसों का बहुत वाइटल रोल रहा है। 1857 की जो विद्रोह था उसका कमान संभालने वाले ही थे हमारे उलेमा, और 1920 का जो विद्रोह था वो तो मुकम्मल मुसलमानों का ही विद्रोह था और ये विद्रोह सिर्फ उलेमाओं ने किया था और ये उलेमा मदरसे से पास आउट थे। हमारे उलेमा ही थे जिन्होंने ये फतवा लगाए थे कि अंग्रेजों के फौज में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। हमारे उलेमा ही थे जिन्होंने अंग्रेजों का जीना हराम करके रखा था, जिसके वजह से अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि इस देश में अगर शासन करना है तो मुसलमानों को प्रताड़ित करना पड़ेगा। जिस तरीके से अंग्रेजों ने मदरसों को और मस्जिदों को, लाइब्रेरीज को डिमोलिश किया था 1857 के बाद, इससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजों को कितना खौफ था इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, ऐसा सोर्स था जो सारे के सारे लोगों को, उम्मत को इकट्ठा कर देता था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी इकट्ठा हो। और इसके अलावा आज के डेट तक जमीयत उलमा हिंद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉलिटिकली मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है और शरीयत को बचाने का और मुसलमानों के हुकूक को बचाने के लिए समय दर समय हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहती है। तो ये थे वो 6 कंट्रीब्यूशंस जो हमारे मदरसों ने प्ले किए हैं। इनमें से कुछ कंट्रीब्यूशन अब नहीं है और कुछ कंट्रीब्यूशन अभी पहले से ज़्यादा है।
ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات نے آپ کو ضرور فخر محسوس کرایا ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ چڑھ کر اس نے کام کیا ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ لوگ جو مدرسوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ مدرسے تو ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے اور یہ ایک بہتان ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ مدرسے میں آج کے ڈیٹ میں بہت زیادہ ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں جو تعلیمات دی جاتی ہے وہ سینکڑوں سال پرانی سلیبس ہے، جہاں ہمارے سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی کے سلیبس ہر 10 سال میں بالکل ریوائیو ہو جاتی ہے۔ ہمارا مدرسے کا ایجوکیشن سسٹم پچھلے کئی 100 سالوں میں نہیں بدلی ہے، اور آج کمپیوٹر کے زمانہ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے زمانے میں مدرسوں کا دور دور تک کہیں کوئی پارٹیسپیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں صرف اتہاس میں فخر کرنے کے بجائے ہمیں اس بات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مدرسے میں جو درکار ہے ماڈرنائزیشن کا، جس سے ہم اسلام کے بنیادی ارکان اور بنیادی رکن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں، ہم ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ایک اچھی امید ہی دکھا سکے کہ آپ مدرسے سے پاس آؤٹ ہو کے جو اسکالر بنیں گے، دنیاوی اعتبار میں بھی آپ بہت زیادہ فائنینشلی اور مورلی اسٹرانگ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے کمیونٹی کہ ہم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اور مزید امپروو کریں، بہتر کریں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے اور کچھ یہ نفع بخش لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور کسی کال ٹو ایکشن کے ساتھ، امت کے کسی مسئلے کے ساتھ اور اس کے کسی حل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔